पता नहीं यार, मैंने जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है वो पूरा होगा अभी कि नहीं होगा। कंफ्यूज हूँ, कैसे पता करूँ कि प्रॉफिट होगा अभी कि नहीं होगा। क्या फंडा लगाऊं, क्या कैलकुलेशंस लगाऊं। क्या आप लोग भी इस भाई की तरह परेशान हैं कि भाई कैसे पता करें कि स्टॉक मार्केट का लगाया हुआ पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का टूल है जो ये यूज करके और पता कर सकता है। बोलो कौन सा? जी हां, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो चलिए गाइस, मैं आपको सिखाता हूं प्रोबेबिलिटी। Hello guys, I am back with the next chapter of our 12th course and that is chapter number 12 of our NCERT book named as probability। अब ये नाम आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है आप सभी 9वीं कक्षा से 9th क्लास से प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे हैं। याद आ रहा है कि नहीं? दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। जो हमने 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो कैसी थी भाई? वहां पे हम लोग क्या कहते थे कि एक कॉइन को अगर हमने 200 टाइम्स टॉस किया और उसमें से सपोज 153 टाइम्स हेड आ गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती थी 153/200। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी इसमें हम लोग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, इसलिए इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते थे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बट जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करना पड़ता था तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो फिर हम थोड़े से बड़े हुए, नेक्स्ट क्लास में पहुंचे तो 10th क्लास में हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक रिजल्ट पढ़ लो। कौन सा था? याद करो जरा, दिमाग पे जोर डालो कि किसी भी इवेंट के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको हम लोग लिखते थे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। याद आ रहा है? और इस प्रोबेबिलिटी को जो हमने पढ़ी थी 10th में, इसको हम बोलते थे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या हम कहते थे क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमने यूज करना है। उसके बाद हम क्लास 11th में हुए और अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में हमने एक नई प्रोबेबिलिटी पढ़ी। क्या पढ़ी थी हमने? याद कीजिए। ये जो 10वीं में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी इसमें दो कंस्ट्रेंट्स आए हमारे पास बड़े जबरदस्त। नंबर एक क्या आया हमारे पास कि भाई नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है दैट शुड बी फाइनाइट, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम जो आई वो ये कि आउटकम, हर एक आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर, यानी हर एक आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स इनफाइनाइट हो जाए या फिर हर एक जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ना आए। इज दैट ओके? तो ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हमारे पास इस डेफिनेशन में थे, इसलिए हमने 11th क्लास में एक नई चीज पढ़ी, दैट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो ये थी हमारे पास क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट हमने 11th में ही देखा कि अगर कभी भी इन दोनों कंस्ट्रेंट में से कोई भी कंस्ट्रेंट आ रहा है तो हम एक्सियोमेटिक का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली एंड द नंबर ऑफ आउटकम्स आर फाइनाइट तो हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे 10th क्लास वाले रिजल्ट का, दैट इज द क्लासिकल डेफिनेशन जो कहता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इनफैक्ट हमने 11th में भी इसका अच्छा खासा यूज किया था, काफी क्वेश्चंस इसी से होते थे इनफैक्ट। इज दैट ओके? तो अभी तक ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ के आए हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं 12वीं की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, और 12वीं की प्रोबेबिलिटी में हमने कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। बट वहां पे यूज इन्हीं चीजों का होगा, सबसे ज्यादा यूज इसी का होना है, इसी डेफिनेशन का। हां, अगर कहीं ये वाले में कंस्ट्रेंट आ गया तो ऑफ कोर्स हम इसका यूज कर लेंगे। इज दैट ओके? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की, और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी का वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए
हम शुरुआत करते हैं पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसा मैंने कहा 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, देख तो ले कितना आता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल आ गया भाई, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें। यहां पे वो कहता है कि एक बॉल को हमने ड्रॉ किया एट रैंडम फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स 3 रेड 2 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, और वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी यहां पे हमें एक बैग दिया हुआ है जिसकी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए 3 रेड बॉल्स 2 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स। इसमें से एक बॉल निकाली हमने और उस बॉल के क्या आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो याद कीजिए हम लोग कैसे करते थे 10th क्लास में, 11th क्लास में हम कहते थे लेट E be the event of getting a red ball, अब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और यहां पे दिख रहा है भाई ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, यानी कोई भी बॉल आ जाए, इज दैट ओके? कोई भी एक बॉल निकालेंगे, चाहे वो दूसरी बॉल चाहे तीसरी बॉल, हर एक बॉल के आने के चांसेस क्या हैं, बराबर हैं। इज दैट ओके? हर एक बॉल के, कलर के नहीं कह रहा हूं मैं, हर एक बॉल के आने के चांसेस बराबर हैं। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे ऑफ कोर्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स अगर आप ध्यान से देखें, यानी एक बॉल हमने निकालनी है, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 10, तो टोटल आउटकम्स इज 10। और अगर मैं बात करूं फेवरेबल की, तो फेवरेबल कितनी है हमारे पास 3, तो दैट्स व्हाई द आंसर टर्न्स आउट टू बी 3/10। इज दैट ओके? सो आई होप आपको ये चीज समझ आई। यही चीज हम करते थे 10th में, इनफैक्ट 11th में भी बहुत क्वेश्चन में हमने यही चीज करी। इज दैट ओके? तो अब देखिए, जैसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन आया, हमने अपने 10वीं के कॉन्सेप्ट से कर डाला। मान लीजिए अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। देखिए जरा क्या मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है यहां पे। यहां अगर आप ध्यान दो, वही सेम है हमारे पास, 3 रेड 2 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। हमने एक बॉल निकाली है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, यानी सिचुएशन फिर से वही है, 3 रेड देन 2 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। इस बार उसने बोला है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं लेट E be the event of getting a red ball, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान देखो। इस बार एक कंडीशन लगा दी, देखो गिवन दैट का मतलब कंडीशन लगी हुई है, गिवन दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट व्हाइट। तो बोलो अब आंसर क्या आएगा? आई थिंक सभी ने अपनी अपनी कॉपीज में लिख लिया होगा, लिख लिया है कि नहीं? क्या आया हमारे पास, देखिएगा जरा ध्यान से भाई, फेवरेबल अपॉन टोटल, क्योंकि व्हाइट नहीं हो सकती तो टोटल कितनी हो गई 5, ये वाली तो हट ही गई एक तरह से टोटल में से, और फेवरेबल तो 3 ही रेड हैं तो 3, तो इसलिए आंसर आ गया 3/5। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे ही एक कंडीशन लगी, प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट की चेंज हो गई। देखो ध्यान से, है ना मजे की बात? तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी आप इस तरह से लॉजिकली सोच के अपने कॉमन सेंस का यूज करके आंसर बड़ी इजीली यहां भी निकाल सकते हो। इज दैट ओके? समझ आया है कि नहीं? तो चलो, अगर समझ आया है तो एक और क्वेश्चन जरा हम लोग करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, अब आप जरा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वापस मिलिए मेरे को। किया सॉल्व? चलिए देखते हैं जरा। अब फिर से वो कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन। अब देखो भाई, बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कहूं 2 डाइस को थ्रो किया, सैंपल स्पेस लिखूं, सैंपल स्पेस याद आ रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, याद होनी चाहिए ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। तो हम अगर सबसे पहले लिखें सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा देखिएगा, ऑफ कोर्स 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, 1 6 से लेके 2 1 2 3 2 6 एंड सो ऑन, यहां से लेके फिर लास्ट में 6 1 6 2 एंड से लेके यहां तक 6 6 तक, ये टोटल आउटकम्स आएंगे। कितने होंगे ये टोटल आउटकम्स? कितने होंगे अगर मैं आपसे पूछूं? 36। पता है ना सभी को? अब ये तो हमने लिखा सैंपल स्पेस। अब यहां पे जो इवेंट्स की बात हो रही है, अगर देखिए, वो कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज अ प्राइम, यानी दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है, एक इस डाई पे एक इस डाई पे,
दोनों पे जो नंबर आ रहा है दोनों का सम क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इज दैट ओके? गिवन दैट द फर्स्ट डाई शोज 4, यानी फिर से हमें नजर आ रहा है किसका क्वेश्चन है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इज दैट ओके? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे इवेंट्स वगैरह और डिफाइन करूं, सपोज यहां पे अगर मैं कह दूं कि भाई लेट ई बी द इवेंट दैट सम ऑफ द numbers on the dice is prime, और सपोज मैं कह दूं लेट f be the event, यहां पे वर्ड मिस हो गया, लेट e be the event that first die shows 4। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। इज दैट ओके? यहां से हम कह रहे हैं कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो चलो जरा जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, सोच के बता पा रहे हो कि नहीं? आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो हमें पता है कि पहली डाई पे तो 4 आना ही चाहिए। तो अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि इस बार फेवरेबल और टोटल क्या क्या हुए, तो टोटल आउटकम्स आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कितने बने, 6। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं तो क्योंकि प्राइम नंबर होना चाहिए दोनों का सम, तो दोनों का प्राइम सम क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, एक होगा 4-1 और एक होगा ऑफ कोर्स 4-3, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें फेवरेबल क्या आ गया, 2। तो यहां से आंसर आ गया मेरे पास 1/3। मुझे लगता है काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, बट काफी थोड़े से कंफ्यूज्ड भी होंगे कि कैसे आया, थोड़ा समझ कम आया। चलो कोई बात नहीं, मैं जरा समझाता हूं। अब देखिए जरा इसको समझिएगा लॉजिक, कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना। अब आंसर आया 2/6। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो हमने आंसर लिखा हुआ है 2/6, इसको टोटल आउटकम से हम किसी तरह से रिलेट करना चाहते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 36। तो ध्यान से देखो, इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट 2/36 अपॉन 6/36। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 36 से डिवाइड कर दिया। बोलो कर दिया है कि नहीं, समझ आई ये वाली चीज, है ना। तो ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, जो मैंने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2/36। एक तरह से अगर मैं इसको लिखना चाहूं मेरे बच्चों तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या है हमारे पास, सम एज प्राइम एंड फर्स्ट डाई शोज 4। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें कहूं कि सम प्राइम भी होना चाहिए एंड फर्स्ट डाई पे 4 भी होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, इस टोटल के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कह सकता हूं 2/36 अपॉन डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई शोज 4। कैन आई राइट इट लाइक दिस? अगर पहली डाई पे 4 है, मतलब दूसरी पे जो मर्जी आ जाए, पहली डाई पे क्या आना चाहिए, 4। तो फेवरेबल कितने हो गए, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 एंड टोटल इज 36। तो 6/36। यानी इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो टोटल के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख सकता हूं, यानी ऐसे लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, समझ आई ये चीज? यानी यहां से अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं एक तरह से कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं बेटा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये जो हमने इतनी बड़ी लाइन लिखी है, मैं कई बार बता रहा हूं आपको कि भाई जब हम लोग मैथ्स में लिखते हैं तो बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखते, हम सिंबल्स की हेल्प लेते हैं काफी सारी। तो यहां भी मैंने सिंबल्स का यूज किया है। क्लियर है ये वाली चीज? तो यहां पे जब हम इस चीज को लिखते हैं तो हम लिखेंगे भाई ऐसे कि ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। इज दैट ओके? तो ये किसके इक्वल आ गया, ध्यान से देखो जरा। अभी अभी हमने देखा दिस इज दिस
दिस एंड दिस। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कह सकता हूं दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये है बेटा मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल पास इस चैप्टर का सबसे पहला रिजल्ट। यानी जब भी हमारे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी ऐसे, वो कहेगा कि भाई ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक इवेंट ई है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, गिवन दैट ये ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, यानी इस रिजल्ट की हेल्प से। तो कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो ये रिजल्ट यूज करना, आपका क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इज दैट ओके? सो आई होप आपको रिजल्ट समझ आ गया होगा। चलिए फिर अब आपको अगर अच्छे से समझ आया है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि हमारी पकड़ इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे इनफैक्ट पर्टिकुलरली और अच्छी बन पाए। हाँ तो बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब चलिए आप में से जो जो कहता है कि मुझे अच्छे से समझ आ गया है वो जरा वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और आंसर निकालो। निकाल दिया? चलो देखें जरा। देखिए भाई वो कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जैसा मैं बार बार कहता हूं मैथ्स में क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ इंटरप्रेट करते जाओ, यानी जो जो चीजें समझ आ रही है वो लिखना शुरू करो साथ साथ। ध्यान से लिखने की आदत आप लोगों की छूटती जा रही है, इसीलिए गड़बड़े हो रही है। तो लिखते जाओ, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। इज दैट ओके? तो हमने पहली लाइन को पढ़ते ही समझ लिया, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो अगर मैं यहां पे सैंपल स्पेस लिखूं यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखूं तो क्या आएगी मेरे पास? अब अगेन ये भी लिखना एक कला है, एक तरफ से शुरू हो जाओ, यानी तीनों हेड। इज दैट ओके? अब एक एक हेड कम करते जाओ, यानी 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल लिया तो एक ये पॉसिबिलिटी बनी, एक ये पॉसिबिलिटी बनी और एक ये पॉसिबिलिटी बनी। अब एक हेड लिया तो एक पॉसिबिलिटी ये बनी, एक पॉसिबिलिटी ये बनी, एक पॉसिबिलिटी ये बनी, या फिर कोई भी हेड नहीं, यानी तीनों क्या ले लिया हमने? टेल। तो ये आ गया बेटा सैंपल स्पेस। देखो मिस हो ही नहीं सकता, कभी भी कोई भी छूटेगी नहीं चीज, कोई भी केस मिस नहीं होगा। इज दैट ओके? तो ये आ गया सैंपल स्पेस। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी हमने कहा लेट ई बी द इवेंट, E be the event of getting at least 2 heads। अब अगर मैं इसको भी ऐसे सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो बड़ी इजीली लिख सकता हूं इस इवेंट E को एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट का मतलब समझते हो? कम से कम 2 हेड्स। यानी अगर आप ध्यान से देखो यहां से कौन कौन सा आएगा मेरे पास, या तो 2 हेड्स या फिर 3 हेड्स, यानी H H T H T H T H H एंड ऑफ कोर्स या फिर तीनों हेड्स यानी कि ये। अब ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं और आगे क्या है, गिवन दैट एट मोस्ट 2 टेल्स अकर, यानी अगर मैं इस इवेंट को कह दूं F, लेट F बी द इवेंट, लेट F बी द इवेंट दैट एट मोस्ट 2 टेल्स अकर, एट मोस्ट 2 टेल्स अकर। एटमोस्ट का मतलब भाई ज्यादा से ज्यादा, है ना? तो इसका मतलब अगर मैं एफ इवेंट को बिल्कुल ऐसे ही लिखूं तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिएगा जरा ध्यान से, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स, यानी या तो एट मैक्स 2 टेल होने चाहिए या फिर 1 टेल या फिर 0 टेल। तो अगर ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स है तो इसका मतलब हम इसमें क्या ले सकते हैं? तीनों टेल्स नहीं ले सकते। हाँ, टी टी एच ले सकते हैं, टी एच टी ले सकते हैं, या फिर एच टी टी ले सकते हैं। ये है 2 टेल्स, या फिर 1 टेल भी हो सकता है ना, कम भी हो सकते हैं टेल। अगर 1 टेल है तो इसका मतलब डेफिनेटली टी एच एच देन एच टी एच एंड एच एच टी, या फिर कोई भी टेल नहीं है, यानी तीनों ही क्या हो गए? हेड्स, यानी कि एच एच एंड एच। तो ये आ गया बेटा मेरे पास इवेंट एफ। तो ई आ चुका है, एफ आ चुका है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। देखो यही तो है, समझ आ गया होगा। तो हमने लिखा अपना रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, यानी हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। यार ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, तो क्या आप ई इंटरसेक्शन एफ नहीं लिख सकते? मेरे ख्याल से तो सभी लिख सकते हैं। क्या आ गया मेरे पास? देखो ये है कॉमन में, बिल्कुल है, एच एच टी। अच्छा, क्या ये है कॉमन में? एच टी एच। क्या ये है कॉमन में? टी एच एच। क्या ये है कॉमन में? बिल्कुल है। तो ये आ गया मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ध्यान से देखो जरा, न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल है कि नहीं? तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ध्यान से देखो, 4 एंड टोटल इज व्हाट? टोटल इज 8। इज दैट ओके? अब एफ की प्रोबेबिलिटी अगेन फेवरेबल अपॉन टोटल। इस केस में फेवरेबल कितने हैं एफ में? ध्यान से देखो कितने हैं? 7 एंड टोटल कितने हैं? 8। तो दिख रहा है जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 4/7। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ चुका है और बिल्कुल ठीक आंसर आया है। यानी यहां से हमें बड़े अच्छे से समझ आ गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करना है हम लोगों ने। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आई है तो मेरे हिसाब से अब आप इसको अपने एंड पे कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं इजीली। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सी यू ऑल सून।